हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज ये स्पेशल वीडियो रहेगा राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज के जो मेंस एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप उन लकी कैंडिडेट्स में हो जिन्होंने कि अपने आप पे विश्वास रखा, अपनी हार्ड वर्क के साथ रहे और आज जो है आप मेंस एग्जामिनेशंस में हो। यस, आप वो कैंडिडेट हो जिन्होंने कि हर एक चीज़ को फॉलो किया है, अपना डेली रूटीन फॉलो किया है, अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो फॉलो किया है और साथ ही साथ अथॉरिटी की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनके साथ आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया है और आज अब जो है आप मेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी में है। और ये बिल्कुल श्योर है कि आज भी आपने वही तैयारी करके रखी है। तो आप जो है इस वक्त बिल्कुल भी अपने आप को न तो ओवर कॉन्फिडेंट में लेके जाए और ना ही अपना कॉन्फिडेंट है वो इतना कम कर ले कि आपको लगे कि इतने से समय में कैसे पढ़ाई करूं। बहुत बार ये फीलिंग आती ही है, अगर आपको एक लंबा समय भी मिलता है तभी भी हम किसी भी एग्जामिनेशंस को देते हैं ना, जो फाइनल एग्ज़ाम रहता है उस वक्त कहीं ना कहीं हम जो है अपने आप को बहुत लो फील करने ही लग जाते हैं। और इस बार जब आरजेएस मेंस के लिए हमें जब पता चलता है प्री एग्जामिनेशंस के बाद में रिजल्ट के साथ ही मेंस का जो डेट थी वह डिक्लेयर हो गई थी और डेट थी वह नेक्स्ट मंथ, करीब 1.5 महीने की जो बीच में टाइम मिला, हमें गैप मिला। नॉर्मली हमें इतना टाइम मिलता नहीं है, अभी तक की हिस्ट्री में हमें कम से कम तो 3 महीने इजीली मिल ही जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें कवर हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि न सिर्फ आप बल्कि राजस्थान जुडिशरी को देने वाले अभी कितने भी कैंडिडेट हैं, भले सभी को उतना ही समय मिला है। तो आपका जो कंपटीशन है ऐसा नहीं है कि अलग के साथ में है, वो कॉम्पिटिटर भी आपके जैसे ही है, उन्हीं दिनों में पढ़कर आ रहे हैं। तो आपको इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। पुराना जो भी हुआ है, टाइम कम मिला है, ये है, एक्सक्यूजेस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो अब मैं आज जो है मैंने कुछ टिप्स जो थे वो मैंने हाँ, मेरी जब मैं कोचिंग किया करती थी उस टाइम की भी कोचिंग के भी ये कुछ टिप्स है जो मैंने लिखे हुए हैं। साथ ही मेरे कुछ फ्रेंड सर्किल में हैं जो आज बहुत अच्छे पोस्ट पर भी हैं, उनके थ्रू भी उनकी भी ये बातें हैं जो जो मैं सोचूंगी कि आपके साथ आज शेयर करूं और हो सकता है कि वो बातें जो है आपको भी यहाँ पर हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी मेंस एग्जामिनेशंस को लिखने के लिए। तो वो कुछ टिप्स रहेंगे, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, होपफुली आपको अच्छा लगे। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, चीज़ें थोड़ी ही है, ज़्यादा चीज़ें है नहीं, लेकिन हो सकता है वह 1-2 लाइन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हम दो खास पॉइंट है उनके साथ में। किसी भी एग्जामिनेशंस को हम देखते हैं तो हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि उनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो थे वह कैसे आ रहे हैं, उनका पैटर्न कैसा था। अब क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन जो आरजेएस मेंस एग्जामिनेशंस है उसमें भी कुछ नया ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेबस ऐड हुआ है या कुछ न्यू क्रिमिनल लॉज ऐड हुए हैं। सारा कुछ जो सिलेबस है वह पुराना ही हमारे सामने है, पैटर्न जो है वह भी पुराना ही हमारे सामने है। जो वेटेज होता है 70% लो का रहता है, 30% जो है यहाँ पे लैंग्वेज का रहता है। तो मोस्टली जो चीज़ें हैं वह सेम ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हम जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे, और ऐसा भी नहीं है कि हम 10 साल के पेपर्स निकाल लेते हैं, लास्ट 5 साल के पेपर जो रहते हैं, जब हमारे 2016 से 17 तक के शुरुआत अगर हम करते हैं, वहाँ तक के भी हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है उनको हम रीड आउट करते हैं, उनको हम देख लेते हैं और मेनली वहाँ के जो सेक्शन बेस है हमें आइडिया लग जाता है कि जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में अथॉरिटी जो है कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस डाल रही है, कौन से सेक्शंस को वो ज़्यादा पूछ रही है, कौन से जो नेचर ऑफ सेक्शन रहता है ना वह ज़्यादा पूछा गया है। वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। और साथ ही दूसरा मैंने यहाँ पे टिप्स लिखा है, क्योंकि देखिए मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है किसी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट हो, लेकिन हर किसी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है। यहाँ पर कोई कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके लिए दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए हम हर किसी कोई भी चीज़ के लिए हम जो है प्लान ए प्लान बी रखते ही हैं। अब जब हमारा मेंस एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार में नहीं हुआ है, मीन्स कि हमारा प्लान ए है वो ख़त्म हो गया है, उसको छोड़ दीजिए। अब आप प्लान बी में आ
चुके हैं, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको वो करना है जो आपने प्लान ए में नहीं किया है। यस, प्लान ए में जो भी आपने किया था, लास्ट आपने जो भी किया था, आपको वो गलती नहीं दोहरानी है। आपने जो भी आपने कई बार होता है ना कि हमें चीज़ें बड़ी याद रहती है, और नॉर्मल है कि हमने स्कूलिंग करी है, कॉलेज किया है, पूरा लो का जो सेमेस्टर है, डिग्री है हमने ली है, तो ऐसा नहीं है कि हम लर्निंग नहीं ले सकते या हम लिख नहीं सकते। लेकिन फिर क्या रीज़न हो जाता है कि हम रिटर्न में जो है हमारे मार्क्स कम आते हैं। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये जुडिशरी के एग्जामिनेशंस है, और जुडिशरी जितना आपको बोलती है कंटेंट लिखने के लिए उतना ही लिखिए, खुद का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ना कीजिए। सेक्शन अगर आपको क्लियरली याद है तब आप सेक्शंस को मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप सेक्शन को, क्योंकि देखिए मार्क्स यहाँ पे कटेंगे, क्योंकि नॉर्मल बात है ना कि अगर सेक्शन नहीं लिखोगे तो कट भी सकते हैं मार्क। लेकिन अगर आपको सेक्शन एकदम क्लियर नहीं है, आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि यही सेक्शन है या नहीं है, तो आप उसको मत लिखिए। क्योंकि अगर आप लिखते हो सेक्शन 34 जो कि इंटेंशन का बताता है, लेकिन आप जो है उसकी बजाय कुछ और डेफिनेशन वहाँ पे डाल रहे हो, तो वो जो चीज़ है वो आपस में क्लैश करेगी। तो वहाँ पर आपको जो है फर्स्ट लाइन में ही आपको वहाँ पे क्रॉस मिल जाएगा, मीन्स कि आपका पूरा ही आंसर खराब हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपने पहले ये गलती करी होगी, तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स है वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो मेंस एग्जामिनेशन, देखिए प्री एग्जामिनेशन जो रहता है ना, वहाँ पे हमें आइडिया रहता है कि यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस 70% जो वेटेज रहता है वह लॉज का रहता है, और 30% जो रहता है लैंग्वेज का रहता है। यहाँ पर जो रहता है हम क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हमें 4 आंसर दिखते हैं। कई बार वो चीज़ें जो रहती है हम तुक्का भी लगा देते हैं, तब भी सही हो जाता है, तो 1 या 2 मार्क्स का भी हमें कई बार होता है ना कि इजीली निकल ही जाता है। लेकिन मेंस जो एग्जामिनेशंस रहता है ना, यहाँ पे ना तुक्का चलता है, ना यहाँ पर कोई ऐसा रहता है कि हम कुछ भी लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट्स पे काम करती है, हमारा जो जुडिशरी है ना, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे चलता है, स्टोरी टेलिंग यहाँ पे नहीं चलता है। राइट, अगर हम ऐसे और जजमेंट पर भी जाएंगे ना, तो ऐसे में भी आपको लिखने का पूरा प्रॉपर वे में, मैं एक और वीडियो है जो आज आपके सामने रहेगा, वहाँ पर मैंने ऐसे कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर डिटेलिंग एक वीडियो बनाया है, और आप उसको पक्का देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ से मिलने वाली है। तो मेन बात करते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे, देखिए क्वेश्चन के जो टाइप रहेंगे वो 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, 10 नंबर के, 3 नंबर के, अलग अलग नंबर के आएंगे। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो अलग अलग नंबर के आ रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें उतना ही लिखना है। कई बार होता है ना कि हम 2 लाइन कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद तक भी हमें ये रहता है, अंदर से श्योरिटी नहीं आती कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। होता है ना कि चीज़ें बहुत इजी चीज़ें पहले लिखो, टफ बाद में लिखो, ये तो रखना ही है। लेकिन होता क्या है ना कि इजी चीज़ें इतनी भी इजी नहीं रहती है कि हम एकदम से उसको कर पाए, बट क्योंकि टफ के सामने वो इजी लगती है। अब यहाँ पर होता है क्या है कि लास्ट तक हमारे पास टाइम कम बचता है, चीज़ें ज़्यादा बचती है, और जो मिसमैच हो जाती है हमारी हैंडराइटिंग उसमें ख़राब हो जाती है। तो हैंडराइटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी रहते हैं। तो देखिए आईपीसी जो रहता है ना, वहाँ पे डेफिनेशंस क्लोज की ज़्यादा ही पूछी जाती है, और सीआरपीसी रहता है वही प्रोसीजर लो है। तो यहाँ पे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, आपको आइडिया रख जाएगा कि ये सीआरपीसी क्वेश्चन आया है, ये आईपीसी से आया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिलीवर करना है अपने आंसर को। कि अगर प्रोसीजर लो से अगर आया है तो नॉर्मल है कि आपको यहाँ पे सेक्शन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लिखनी है, और अगर डेफिनेशंस क्लोज में आया है तब आप वहाँ पे अगर सेक्शन एक बार को नहीं भी लिखते हैं ना, तभी भी आपको इश्यू नहीं आएगा, आप उसको इजीली लिख पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। बाकी माइनर एक्ट्स जो रहते हैं वो आते हैं, माइनर एक्ट्स के राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान जुडिशरी में जो रहता है ना, माइनर के क्वेश्चन आते ही हैं, और अच्छे जो 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले अच्छे आपको मार्क्स देते ही हैं, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ऐसे की, जजमेंट की, तो उनमें किस प्रकार से आप नंबर ले सकते हैं। देखिए ऐसे का तो मैंने अलग से एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगी, तो मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं करूँगी। बात करती हूँ जजमेंट राइटिंग की, ऑर्डर राइटिंग की। तो यहाँ पर भी सिविल का और क्रिमिनल का 2 आपके पास में रहेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको वाइजली उसको पढ़ना है, आपको ऐसे ही सीधे अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको 2 मिनट भले आपको देना पड़े, आप उसको दीजिए, आप उसको 2 मिनट दे के पढ़िए। और फिर अगर क्रिमिनल का है तो क्रिमिनल में आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आप फैक्ट्स देखिए, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये देखिए कि कितने यहाँ पे डेट है, चीज़ें हैं,
पर्सन कितने हैं, राइट। हम जब फाइलिंग करते हैं ना तो जितने भी गवाह होते हैं, चीज़ें होती हैं ना, उनके नंबर सब सब लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर का बड़ा रोल रहता है, डेट्स का बड़ा रोल रहता है, और कौन सा क्राइम हुआ है और कौन से क्राइम उसके जो है रिलेटेड कौन से क्राइम हो सकते हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जजमेंट में, अगर आपने देखा होगा लेटेस्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमारे सामने आते हैं, हमारे चीफ जस्टिस के जजमेंट हमारे सामने आते हैं, तो वो कोटेशन का भी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई कोटेशन है जो फिट बैठ रही है तो आप इजीली उसमें कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल है, इसका कोई वैसे रोल है नहीं, आपका जजमेंट अच्छा तैयार करने के लिए है। और ये जो कोटेशन बेस है ये आप अपने ऐसे के लिए भी तैयार कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, इशू आएगा नहीं। तो ये था। अभी थोड़ी और इसमें देख लेते हैं कि और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जब आपने जो वो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको आइडिया लग गया है कि वहाँ पे किस प्रकार से पेपर का फ्रेमिंग होता है। तो यहाँ पर पेपर फ्रेमिंग आपने देख लिया है तो नॉर्मल है कि आपको यहाँ पे आइडिया लग गया है कि यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफरेंसेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको मार्किंग के अलग अलग मार्किंग वाले नंबर वाले पूछे जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर मेन जो इशू आता है, जहाँ पर मेन नंबर कटते हैं, वो चीज़ क्या है, देखिए लॉज में तो आपको करेक्ट करना ही है, उसके अलावा एक जो एडिशनल चीज़ है वह है आपकी लैंग्वेज। यस, यहाँ पर अगर आपने इंग्लिश मीडियम की हो तो आप इंग्लिश, आपका जो स्पेलिंग रहेगी ना, क्योंकि होता क्या है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी हम जो पढ़ने में और बोलने में, सुनने में इंग्लिश को जितना इजीली देख लेते हैं, लिखने में हमारी जो इंग्लिश रहती है ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। अब क्योंकि एग्जामिनर है वो यहाँ पर आपको ना सुन रहा है ना आपको कुछ देख रहा है, वो आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहा है, यानी कि आपकी जो राइटिंग है ना वो डिपेंड करेगी आपके मार्किंग पर। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है कि आपको जो आपका आंसर फ्रेम करना है उसमें आपकी जो स्पेलिंग है वह सुंदर आपकी करेक्ट होनी चाहिए, हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। सेम जो चीज़ है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी रहती है। यहाँ पर मात्राओं की इतनी गलती रहती है, तो अगर मात्रा की गलती रहेगी, हमें नहीं आइडिया रहेगा कि कहाँ पर कौन सी हमें चिन्ह लगाने हैं, क्या करना है, कई बार बाय मिस्टेक हम भूल जाते हैं। लेकिन क्योंकि एग्जामिनर है, इतनी बड़ी एग्जाम में अगर कोई एग्जामिनर उसको चेक कर रहे हैं तो वो हर एक चीज़ देखने वाले हैं। भले ही आपके पास 2 घंटे का समय है, लेकिन जब एग्जामिनर उसको चेक करता है वो मात्र 2 घंटे में चेक नहीं करेगा, वो प्रॉपर टाइम देगा उस कॉपी को चेक करने के लिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस टाइम लिमिट में आप बंधे हुए हो, लेकिन फिर भी आपको उसी टाइम लिमिट के अंतर्गत अपना टाइम मैनेजमेंट करने के बाद उन चीज़ों को जो है आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहती है। देखिए अभी 30 अगस्त जो है, उसके बाद में 31 और 1 सितंबर को आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। एक दिन पहले तक आपको जो है, अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, जयपुर और जोधपुर में ये एग्ज़ाम हो रही है, अगर आप जयपुर में हो तो आपको इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आप बाहर से आ रहे हो या तो फिर आप जोधपुर में जा रहे हो तो आपको एक दिन पहले तक सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो है मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, आपको जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको यहाँ अपने एक कॉन्फिडेंट के साथ आना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और बस यही है चीज़ें, अटेम्प्ट अच्छे से कीजिए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, बिल्कुल हड़बड़ी ना कीजिए। 222 सीट है, लेकिन 222 कैंडिडेट्स नहीं हैं, यहाँ हजारों में कैंडिडेट्स हैं। आपको क्या करना है, लोड सबने पढ़ा है, लैंग्वेज सबने पढ़ी है, प्री में क्लियर बहुत बच्चे हुए हैं, इंटरव्यू तक की तैयारी बच्चों ने कर रखी है। तो यहाँ पर कंपटीशन किसके साथ है? कंपटीशन आपका किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ ही है। आपको खुद को यहाँ पर जो है निखारना है, यहाँ पर खुद को आपको इतना तैयार करना है कि हाँ मेरी जो तैयारी है वह बेस्ट है, ये चीज़ मैं इजीली कर सकती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना है, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर रखना है। एक एटीट्यूड जो होता है ना एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का, वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार हम जो बोलते हैं ना कि बहुत तैयारी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते।
क्यों? क्योंकि हमारा जो आत्मविश्वास जो रहता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ अटैम्प्ट करने नहीं देता है। हमें बार बार कॉम्पिटिटर ये सब चीज़ें दिखने लग जाती है और इतने सब के बीच में जो हमारा एक समय रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समय आपके पास में है। आपने जो ये समय लिया है, बहुत सारे बच्चे आज इस वक्त मेंस नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो आप जो है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसका यूज़ कीजिए। फिर भी अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। ऐसे राइटिंग पर बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, उसको ज़रूर देखना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।